हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक है पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ले लेते हैं। पेपर सेकेंड मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने मॉलिक्यूल की बात की, जिसमें डीएनए है, क्लियर है, और डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड, उसका रेप्लिकेशन, उसके अलावा डीएनए में डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है दूसरा आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। तो आरएनए को समझने से पहले हमारे पास में कुछ टॉपिक्स हैं। तो यूनिट सेकंड की हम बात करें तो आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का जो क्या बोलते हैं क्यूरिकुलम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आता है पहला पॉइंट, दैट इज सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा की तरफ हम चलते हैं तो ये अपने आप में एक पूर्ण कंप्लीट टॉपिक है, क्योंकि सेंट्रल डोगमा को एक सिंपल वे में हम लिखें तो डीएनए टू डीएनए फर्स्ट, दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में सेंट्रल डोगमा की हम बात करें तो सेंट्रल डोगमा कंप्लीट टॉपिक इसलिए है क्योंकि डीएनए टू डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन, अनुवादन, अनुलेखन, और एक तरीके से डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हो गया पुनरावृत्ति, डीएनए की पुनरावृत्ति। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सेंट्रल डोगमा की, तो डीएनए की संरचना, डीएनए का डीएनए टू रेप्लिकेशन, डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यहाँ तक कि डीएनए की प्रॉब्लम्स, त्रुटियाँ, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे पास में अब जो टॉपिक बचता है वो है क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डोगमा के साथ में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया डीएनए टू आरएनए, क्लियर है। अब ट्रांसक्रिप्शन में हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास में तीन चीजें ट्रांसक्राइब होती हैं, दैट इज आरएनए। और आरएनए की हम बात करें तो आरएनए हमारे पास में दो टाइप के हो गए, और फाइनली हम तीन टाइप के आरएनए को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो कुल मिला के हमारा जो टॉपिक था डीएनए की स्ट्रक्चर एंड आरएनए की स्ट्रक्चर, वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन में। देन पॉइंट आता है हमारा ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में, ठीक है। सेंट्रल डोगमा के बाद फिर हम आते हैं किसके ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। सेंट्रल डोगमा की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल डोगमा का उच्चारण हो गया केंद्रीय सिद्धांत, और ये लगभग 50 में जो फ्रांसिस क्रिक थे, जिन्होंने डीएनए का व्हाट्सएप मॉडल, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी थी या मॉडल दिया था, उन्होंने ही इसके सेंट्रल डोगमा सिद्धांत को समझाया, केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है। अब केंद्रीय सिद्धांत में बाय फ्रांसिस क्रिक लगभग 1950, ठीक है, उन्होंने एक सिंपल वे में समझाया। तो उस फॉर्मूले पे या उनके सिद्धांत की तरफ अगर हम आए तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं सेंट्रल डोगमा में कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाएं रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही सूचनाओं को भेजता है, और वो सूचनाएं जो है वो पीढ़ी के अंदर अगली पीढ़ी तक गमन करती हैं और उस पीढ़ी को भी क्या करती है, डेवलप करती है। तो एक्चुअली में सुविधाएं या सूचनाएं हैं क्या, तो इसको एक सिंपल वे में देखें तो यहाँ पे है एक डीएनए,
और इस डीएनए को हम कर रहे हैं 3 प्राइम टू 5 एंड 5 प्राइम टू 3 और इसके ऊपर कुछ नाइट्रोजनी बेसिस है। एडेनिन, थायमिन, सिस्टोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, सिस्टोसिन, एडेनिन, थायमिन टाइप। ठीक है, तो ऐसे में जब रेप्लिकेट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ये एक रज्जू, ये दूसरा रज्जू, बाई डायरेक्शनल फॉक जो बन रही है रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, तो उसमें दोनों रज्जुओं को अलग कर दें तो एडेनिन, सिस्टोसिन, थायमिन, गुआनिन और एडेनिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरे की हम बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसके अंदर आ रहा है थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, सिस्टोसिन और थायमिन। ठीक है, बाय डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर जो है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता है, दोनों एक साथ होते हैं तो ओकाजा की फ्रेगमेंट्स के रूप में होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल वे में देखें तो यहाँ पे जो नया संश्लेषण हो रहा है वो हो रहा है थायमिन का, गुआनिन का, एडेनिन का, सिस्टोसिन का, थायमिन का, दैट इज 5 प्राइम टू 3। इधर की तरफ आए तो यहाँ पे भी यही है, एडेनिन, सिस्टोसिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे एक रज्जु पुराना और एक रज्जु नया है, एक रज्जु नया, एक रज्जु पुराना, कुल मिला के दोनों हाइब्रिड से संतति किसके, ओल्ड की। लेकिन ढंग से देखें तो ये इसी डीएनए की जस्ट फोटोकॉपीज हैं, इसीलिए हम वहाँ पे रेप्लिकेशन को डीएनए का गुणन भी कहते हैं। ठीक है, और सूचनाओं के प्रवाह की दिशा में पहला स्टेप तो यही कंप्लीट हो जाता है, डीएनए टू डीएनए। अब दूसरी ओर चलिए, दैट इज रेप्लिकेशन, दैट इज रेप्लिकेशन। अब आइए किस पे, ट्रांसक्रिप्शन पे। अनुलेखन पे। ट्रांसक्रिप्शन की तरफ जब आप आते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ जब आप आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डीएनए जो है वो एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखना, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों रज्जु एक साथ रेप्लिकेट होते हैं, बस एक सतत होता है 3 to 5 लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, एक असतत होता है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और 5 से 3 दिशा में होता है। क्लियर है। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज कौन सा, आरएनए, और इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डायरेक्टली, ध्यान रखना, 5' प्राइम टू 3' प्राइम की और ही क्या होता है, हमेशा मूव करता है, या कोडोन्स को इसी डायरेक्शन में रीड करता है, कभी भी 3 से 5 रीड नहीं करता। तो ऐसे में जब ये इधर से इधर कोडोन्स को पढ़ रहा होगा तो ये इसको नहीं पढ़ रहा होगा। यही कारण है कि इसमें से ये एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रैंड 3 से 5 की ओर, ये हो गया एडेनिन, सिस्टोसिन, थायमिन, गुआनिन और एडेनिन। क्योंकि चाहे रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, डीएनए का एक रज्जु की होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि पॉलीमरेज उससे अटैच हो सके और एंजाइमेटिक रिएक्शन करके चेन को क्या कर सके, इलोंगेट। तो ऐसे में एक रज्जु की होना, तो दोनों रज्जुओं को हमने क्या किया, अलग। वो एक फैक्टर्स काम करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो हेलिकेज के समान यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, वो अलग चीज़ है। अभी केवल हम समझ रहे हैं थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, सिस्टोसिन एंड थायमिन, ये क्रम चल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने जस्ट अभी कहा कि पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 डायरेक्शन में ही क्या करता है, कोडिंग्स करता है या कोडोन्स को रीड करता है उसके अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीएनए एक रज्जु की हो गया, तो ऐसे में ये केवल 5 से 3 ही रिएक्शन कर सकता है। इस 5 से 3 में यूं नहीं आ सकता, ये यूं जा सकता है।
ध्यान रखना, सब कंफ्यूज नहीं होना इस डायग्राम में। कभी भी पॉलीमरेज 3 से 5 रिएक्शन नहीं करेगा, 5 से 3 करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कारण हो गए कि एक डीएनए, इसमें ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में डीएनए के दोनों रज्जुओं को हम सेंस और एंटी सेंस के नाम से जानते हैं। मतलब समझना, इसको नॉन सेंस मत कह देना। नॉन सेंस का मतलब होता है जिसमें कोई सेंस नहीं है, अर्थात जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना नहीं है, अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में भाग नहीं ले सकता। तो डीएनए में ऐसे कोई खंड नहीं है जो नॉन सेंस होगा, ठीक है। हम अगर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की भी बात करें तो उनकी भी एक अलग भूमिका है। हालांकि जेनेटिकली पॉजिटिव जो होते हैं या काम के जो होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स उनके बीच की सीक्वेंसेज होती है, उनका एक अलग महत्व है। तो यहाँ पे नॉन सेंस यूज में नहीं लेना है, दैट इज सेंस स्ट्रैंड। सेंस का मतलब होता है जिसमें सेंस है, समझ है, अर्थात जो पूर्ण रूप से सूचना युक्त है, सूचना युक्त आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचना युक्त है। आगे बात समझ में, यहां पे हम बोल रहे हैं एंटी सेंस, दोनों में अंतर समझना। एंटी सेंस का मतलब हो गया सेंस स्ट्रैंड के सामने अपोजिट रज्जू जिसकी सूचनाएं अभी पढ़ी नहीं जा रही है। इस प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन में इस रज्जू की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उसको कहा एंटी सेंस, नॉन सेंस नहीं कहा। अगर अपन नॉन सेंस कह देंगे तो इसका मतलब हो गया सेंस लेस, और सेंस लेस का मतलब जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई आनुवांशिक सूचना नहीं है, और वो डीएनए कोई काम का ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ हम इस वर्ड को यूज में नहीं ले रहे, हम यूज में ले रहे हैं सेंस और एंटी सेंस। तो ऐसे में अगर सूचना के लिए हम कह रहे हैं कि जब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो 5 से 3 ही रीड कर सकता है, इधर से इधर रीड कर नहीं सकता। और ऐसा होता नहीं है कि डीएनए के ऊपर जो है वो दोनों तरफ एक साथ पॉलीमरेज जुड़ जाए और दोनों रिएक्शन एक साथ कर दे, नहीं, वो केवल रेप्लिकेशन ही एक डायरेक्शन में होती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि एक पॉलीमरेज इधर से इधर जुड़ जाए और एक पॉलीमरेज जो है इस एक रज्जु के ऊपर इधर से इधर जुड़ जाए, दोनों सेंस को क्या कर दे, वो कोडिंग कर दे। तो ऐसे में इसके सापेक्ष ये हो जाएगा एंटी सेंस और यहाँ इसके सापेक्ष ये हो जाएगा एंटी सेंस। तो ये दो तरीके के रज्जु हो गए। तो हम 5 से 3 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको कह देता हूं एंटी सेंस स्ट्रैंड, और जिस पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है दैट इज सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है? ये हो गया सेंस और एंटी सेंस। ट्रांसक्रिप्शन में इनकी इस वर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब डीएनए पॉलीमरेज यहां पे जुड़ रहा था, डीएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ऐसे में ये यहाँ पे कोड करेगा सेम उसी के अकॉर्डिंग, और ये हमारी संरचना हो गई एडेनिन सिस्टोसिन, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन थायमिन से रिएक्शन करता है डीएनए में, लेकिन ये पॉलीमरेज यहाँ पे किसको जोड़ देगा, यूरेसिल को, ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद ग्वेनिन और थायमिन जुड़ेगा एडेनिन से, बॉन्डिंग वो सेम रहेगी। क्लियर है? परंतु एमआरएनए कोड होते टाइम या कोई दूसरा आरएनए कोड होते टाइम इनके बीच में हम यहाँ पे जो बॉन्डिंग्स हैं वो लगाते ही नहीं है, इसलिए हम बॉन्डिंग्स को क्या करेंगे, यहाँ से अलग रखेंगे, ठीक है। और जो डीएनए है अलग, आरएनए अलग, ये हो गया आरएनए हमारा। यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने का उद्देश्य ये था, अगर आप इसको ढंग से देखें तो जो डीएनए का संतति स्ट्रैंड बना है जस्ट अभी अभी नया, जो कि हाइब्रिड है, उसमें अगर आप इस ब्लू लाइन को देखें तो ये ब्लू लाइन डीएनए के दूसरे जो पूरक रज्जु है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उसके बिल्कुल समान है। एडेनिन सिस्टोसिन थायामिन के साथ यूरेसिल, क्योंकि दोनों ही पिरिमिडिन्स है, ग्वेनिन
एडेनिन। इसकी दिशा भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसकी दिशा भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब ये है कि डीएनए के रज्जु पे कोड होने वाला आरएनए एक प्रकार से डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के समान ही होता है, अर्थात डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री रज्जु और आरएनए की संरचना सेम होती है, केवल थाइमिन यूरेसिल का अंतर है। दूसरा, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ट्विस्टेड द्विरज्जु की संरचना बनाएंगे, जबकि आरएनए डीएनए के साथ में द्विरज्जु की संरचना नहीं बनाएगा। आरएनए यहाँ से निकल जाएगा और ये डीएनए के दोनों रज्जु वापस क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम सूचना के प्रवाह की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन जो कहला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतना बड़ा डीएनए था, ये जो डीएनए है दोनों रज्जु, इन डीएनए के ऊपर मान लीजिए यहां से और यहां तक कोई सूचना है एक रज्जु में, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट को, एक तरीके से सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे जीन। डीएनए के सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये हिस्सा क्या हो जाएगा, एक रज्जु की, तो ये हो जाएगा सेंस, ये हो गया एंटी सेंस, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा लेकिन नष्ट नहीं होगा, और इसमें पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ के और क्या बना देगा, एक एमआरएनए। तो जो ही संरचना यहाँ तक पहुँचेगी पॉलीमरेज की, ये कर चुका होगा एक एमआरएनए को कोड। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यह कह सकते हैं, एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि डीएनए टेम्पलेट की उपस्थिति में, डीएनए टेम्पलेट की उपस्थिति में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा क्या करना, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस जो है बनाकर या आरएनए को कोड करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे आनुवांशिक सूचनाएं जो हैं वो डीएनए से अब किस पे आ चुकी है, आरएनए के ऊपर। डीएनए से सूचनाएं किस पे आ गई, आरएनए के ऊपर। ठीक है, डीएनए से आरएनए पे सूचना आ गई, इस संपूर्ण प्रोसेस को हमने कह दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रोसेस और है जिसकी हम बात करें, इस प्रकार से बना हुआ आरएनए जो है उसको हम बोलते हैं प्री आरएनए। कारण, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो कैसा है, नेक्ड है, उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं है, प्लस उसमें यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन या कहें तो क्रोमेटिन भाग नहीं होता। तो ठीक है, सीधे सीधे नग्न है और उसमें आनुवांशिक सूचनाएं जो है वो सिंपल होती हैं। लेकिन अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैक्ड है और क्रोमेटिन के रूप में। क्रोमेटिन दो टाइप से, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, जिसमें यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव है जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव नहीं है। तीसरी चीज, ये जो डीएनए की संरचना में यूक्रोमेटिन है, हेटेरोक्रोमेटिन है, उसमें भी एक क्रम में सूचनाएं होती हैं। जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपन जाते हैं तो इसके अंदर एक निश्चित क्रम के अंदर विशेष सूचनाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोन्स और इंट्रोन्स। ये सदैव एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में होती हैं, एकांतर क्रम में। ऐसा नहीं है कि 2 बार इंट्रॉन एक साथ आ जाएंगे, नहीं। ठीक है, अब डीएनए के समान ही क्या बन गया, आरएनए। और आरएनए में एक्सोन्स भी हैं और इंट्रॉन सीक्वेंसेज भी हैं। इन इंट्रॉन सीक्वेंसेज की उपस्थिति के कारण आरएनए की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा वृहद हो चुकी है। और इसको लॉजिकली समझना, जो बहुत ही काम की गोपनीय सूचनाएं होती हैं, क्योंकि डीएनए से निकली हुई आनुवांशिक सूचनाएं सदैव गोपनीय होती हैं।
ठीक है, और काम की होती हैं। ये तब ही कोड की जाती हैं जब पर्टिकुलर किसी एंजाइम या प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर कोशिका के लिए पर्टिकुलर स्थान पे होती हैं विशिष्ट, ऐसे हर वक्त नहीं बनती हैं। तो ऐसी सूचनाओं की अगर हम बात करें तो सूचनाएं सदैव कंप्रेस्ड होती हैं ताकि केवल और केवल स्थान पे ही उनको डिकम्प्रेस किया जाए या वही चीज़ समझे। अगर हर कोई उस कोडिंग को समझेगा तो सूचनाओं का महत्व नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ी सूचना है, तो यहाँ पे हमको क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। फर्स्ट इज कैपिंग, ठीक है, दूसरा हो गया स्प्लाइसिंग, और तीसरा एडिनाइलेशन। ठीक है, हिंदी इनकी यही है। कैपिंग का मतलब है अग्रभाग को तैयार करना है एमआरएनए के, जो कि एक तरीके से एड्रेस बार रिकॉग्नाइजेशन का कार्य कर रहा है। स्प्लाइसिंग में ये जो बना है आरएनए, ये एक तरीके से हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, एचएन। तो ऐसे में यहाँ पे निक फॉर्मेशन करके इंट्रॉन्स को निकालकर एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाएगा। एक्सॉन्स को जोड़कर डीएनए को क्या किया जाएगा, कंप्लीट। और फाइनली उसके 3' छोर जो है उसके ऊपर एक पॉली एडिनाइलेशन मतलब पॉली ए टेल, लगभग 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड लंबी पॉली ए टेल कोड की जाती है। तब जाके एक बनता है एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर एमआरएनए या मैच्योर आरएनए। सेम प्रोसेसिंग आरएनए के लिए, सेम प्रोसेसिंग मतलब आरआरएनए के लिए, सेम प्रोसेसिंग टीआरएनए के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ अब यूकैरियोट्स में अगर अपन बात करें तो सेम ही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी यही है, यूकैरियोट्स में भी यही है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक समस्या ये है कि कैपिंग तो आवश्यक है लेकिन स्प्लाइसिंग की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उनके डीएनए में इंट्रॉन एंड एक्सॉन सीक्वेंसेस नहीं होती। उनके जो कोडिंग होती है एमआरएनए या आरआरएनए की, वो केवल और केवल एक्सॉन सीक्वेंस से ही बनी होती है, तो उनमें स्प्लाइसिंग की आवश्यकता हमें नहीं होती। तो ये तो सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन का विवरण है। अब इसी केंद्रीय सिद्धांत की ओर हम चलें तो इसमें ट्रांसलेशन इन एमआरएनए जो बना है, इन एमआरएनए से क्या करना, कोडिंग करना। तो एक्चुअली में यहाँ इतना सा ही बता देते हैं कि सदैव 5 से 3 दिशा में, तो ये 5 से 3 हो गया, इस डायरेक्शन में ये एक ट्रिपल कोडोन के रूप में रीड किए जाते हैं, दैट इज AGU। क्लियर है? अगर ये होता AUG दैट इज इनिशिएशन कोडोन, ये हमेशा मैथियोनिन को कवर करेगा, क्योंकि जो ट्रिपल कोडिंग्स है सेंट्रल डोगमा के अनुसार ही अगर अपन ट्रिपल कोडिंग सिस्टम की बात करें तो 3 अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है 5 से 3 डायरेक्शन में, वो विशिष्ट अमाइनो एसिड को ही कोड करती है, अर्थात उसी को ही फिक्स करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे AUG की बात करें तो AUG इनिशिएशन कोडोन कहलाता है और वो कैरी करता है मैथियोनिन को। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे अगर अपन यहाँ AGU की बात कर रहे हैं तो ये कैरी करता है एक तरीके से हिस्टिडीन को। तो ये जो विशिष्ट कोडोन्स होती हैं ये विशिष्ट अमाइनो एसिड के लिए निश्चित होती हैं। यही कारण है कि सूचनाओं का जो प्रेषण है वो एक दिशा में तो हो ही रहा है, प्लस हमेशा शुद्ध भी बना रहता है या सटीक होता है, उसमें गड़बड़ी के चांसेस नहीं होते। तो सेंट्रल डोगमा की कुछ अवधारणाएं बात कर लेते हैं।
कंसेप्ट्स कोड कर लेते हैं अबाउट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेंट्रल डोगमा। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस की अगर अपन बात करें तो इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, और फर्स्ट कंसेप्ट की अगर अपन यहाँ पे कहें तो यहाँ पे कह सकते हैं वन वे फ्लो। वन वे फ्लो, वन वे फ्लो जो है इसका मतलब हो गया एक दिशीय प्रवाह, सूचना का एक दिशीय प्रवाह, ठीक है, जो शुरू में मैंने दिया भी था। तो यहां पे अगर अपन कहें तो इसको सबसे पहले समझाया किसने? एफ क्रिक ने 1950, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डीएनए द्वारा ही कोड किया जाता है, जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती। ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें तो ये हो गया अनुलेखन, ठीक है। और आरएनए टू प्रोटीन्स का कोडिंग दैट इज ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। सिंपल वे में अगर अपन समझें तो सूचनाओं को डीएनए के ऊपर उपस्थित है, डीएनए से हम एक लेटर के रूप में उसको लिख रहे हैं, अर्थात हम मेन सोर्स से एक ट्रांसपोर्टर के रूप में उसको कोडित कर रहे हैं, दैट इज अनुलेखित करना। लिख लिया हमने उस सूचना को, क्लियर है। उसमें बहुत सारी सूचना थी, उसमें से हमने काम की किसी सूचनाओं को ले लिया है, अब उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज अनुवाद करना, उसको अनुवाद कर रहे हैं। और फाइनली सूचना जो आनुवंशिक सूचना होती है वो किस रूप में होती है? प्रोटीन के रूप में होती है। और यही प्रोटीन जो है वो सजीव की कोशिका में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल संरचना जो है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन क्रिक की बात करें तो इस सूचनाओं के प्रभाव को उन्होंने बताया, तो उन्होंने एक दिशीय को कहा, उन्होंने कहा कि सूचनाएं डीएनए में निहित होती हैं और डीएनए कॉपी करके इसको अपनी संतति में भेजता है, ठीक है। प्लस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है वो सभी कोशिकाओं के अंदर डीएनए के रूप में होता है, अर्थात एक जीव की बिलियंस जो सेल्स हैं उनमें डीएनए कैसा है? बिल्कुल समान, और उनमें आनुवांशिक सूचना भी कैसी है? समान। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है। इसको वैसे समझ सकते हैं अपन कि अगर यहाँ पे डीएनए की एक लिमिट मात्रा होती और हम दो कोशिकाओं के बंटवारे में अगर डीएनए आधा भेज देते तो आधी ही सूचनाओं का प्रेषण होता। ऐसे में संतति पूरी तरीके से पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं होती और उनके अंदर क्या हो जाते? काफ़ी चेंजेज आ जाते, क्योंकि उनमें आधी ही सूचना का क्या होता है? निर्धारण होता। परंतु सभी कोशिकाओं का डीएनए समान है और वो डीएनए जो है वो क्या है? रेप्लिकेशन के द्वारा क्या होता है? गुणन। तो ये सूचनाएं कहाँ गई? एक ही जीव की कोशिकाओं में, और एक ही जीव की कोशिका से किस में गई? संतति में। वो संतति जो है वो इन सूचनाओं को किस रूप में कोड करती है? आरएनए के रूप में, और आरएनए से वो क्या कोड करती है? प्रोटीन्स। अर्थात सूचना डीएनए से आरएनए,
आरएनए से प्रोटीन के रूप में जाती है, कभी भी प्रोटीन से आरएनए के रूप में सूचनाओं का निर्धारण नहीं होता। ये जो एक दिशीय प्रवाह हुआ, ठीक है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत। अब इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो इसलिए कि ये एक दिशीय क्यों है, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन माध्यम से आरएनए बनता है। इस आरएनए के ट्रिपल कोडोन्स के अनुसार अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। काम हो गया पूरा। लेकिन उन्होंने इसमें विशेष तौर पे कहा कि प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड हैं, प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड हैं, क्योंकि अगर हम एक दिशा की तरफ चले तो हमने अभी कहा कि AUG जो है वो कोड करता है किसको, मैथियोनिन को। क्लियर है। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पे बात करें लगभग AGC की, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में आ रहा था AGU के रूप में, वो हमारे किसको कोड करता है, हिस्टिडीन को। CGG की हम बात करें तो वो करता है आइसोल्यूसिन को। तो ऐसे में ये अलग कोड करते हैं। क्लियर है। तो हमारे दिमाग में एक नया कंसेप्ट ये और आ रहा है जिसको हम सर्कुलर फॉर्म के रूप में समझते हैं कि जब AUG कोड करता है मैथियोनिन को और कहीं कोई DNA या RNA हमको कोई प्रोटीन जो है वो हमको मिल जाए मैथियोनिन और हिस्टिडीन के रूप में, तो हम उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम एक आर्टिफिशियली अरेंजमेंट कर लें जिसमें मैथियोनिन आते ही हम लिखेंगे 5 से 3 की तरफ AUG, हिस्टिडीन आते ही हम कोडोन लिखेंगे AGC। तो ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया, mRNA। ठीक है। और इस mRNA से हम कोड करें वापस DNA को, तो प्रोटीन से RNA, RNA से DNA। तो इस प्रकार से कभी भी प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड जो हैं वो कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा में प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। अमाइनो एसिड अनुक्रम कभी भी न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कोड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं और इसी को ही बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत, एक दिशीय सूचनाओं का प्रवाह, एक दिशीय। और इसी में अगर अपन कहें तो इसी सिद्धांत को समझाने के लिए जब एक तरीके से टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सिद्धांत दिया था लगभग 70 में, तो क्रिक ने ही अपनी ही सेंट्रल डोग्मा अवधारणा को लगभग 1970 में पुनः रिवाइज किया था। और यही सिद्धांत आज भी सर्वमान्य है कि सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में ही होता है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन मिलती है, जैसे कि रिट्रोवायरसेज हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर, क्लियर है, जैसे ह्यूमन HIV की बात करें तो फर्स्ट हमारी जो कंसेप्ट है वो है वन वे फ्लो ऑफ सेंट्रल डोग्मा। नीचे का मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। सेकंड जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है सर्कुलर फ्लो। अगर सर्कुलर फ्लो की बात करें तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं वृत्तीय प्रवाह।
वृत्तीय प्रवाह बाई कॉमर अबाउट इन 1968 उन्होंने एक नई संकल्पना दी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए की ट्रिपल कोडिंग को यूज में लेके प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड के क्रम को हम क्या कर सकते हैं, पुनः स्थापित कर सकते हैं और हम एक कॉपी डीएनए बना सकते हैं। और इस प्रकार का जो डीएनए है वो कॉपी डीएनए की जगह क्या कहलाता है, सिंथेटिक डीएनए। ठीक है, प्रोटीन्स आ गए, इससे आरएनए बन गया और आरएनए डीएनए का ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, सेम जो मैंने अभी डायग्राम से समझाया। तो इसका मतलब हम उस आरएनए पे अगर रेप्लिकेशन की रिएक्शन करा दें तो वो एक तरीके से क्या बना देगा, डीएनए स्ट्रैंड, और डीएनए स्ट्रैंड जो है पॉलीमरेज की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, द्विरज्जु की। तो यहाँ पे प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, तो इन्होंने क्या डायग्रामेटिकली अगर अपन इसको समझें तो डीएनए अपने आप को वापस क्या बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। ये डीएनए जो है बनाता है आरएनए और ये आरएनए जो है वो बनाता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये डीएनए जो आरएनए बना सकता है वही आरएनए डीएनए भी बनाता है। आरएनए को अगर प्रोटीन की तरफ ले जाएं तो प्रोटीन आरएनए भी कोड कर सकता है और एज ए टेम्पलेट जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये एक सर्कुलर फॉर्म में हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में दैट इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के हिसाब से सही है। तो प्रोटीन से हमने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया, दैट इज सर्कुलर फ्लो। ये हो गया एक दिशीय, ये हो गया सर्कुलर फ्लो डायग्राम। That is reverse flow। रिवर्स का मतलब हिंदी में अगर अपन लिखें तो विपरीत। प्रवाह। विद एक्सपेरिमेंटल बेसिस सबसे पहले टेमिन एंड बाल्टीमोर लगभग 1970s इन्होंने में बैक्टीरिया से एक ट्यूमर इंड्यूसर बैक्टीरियोफेज कर देते हैं इसको। बैक्टीरियोफेज से एक ट्यूमर इंड्यूसर एंजाइम आइसोलेट किया। ठीक है, और इसकी खासियत ये थी कि यह आरएनए टेम्पलेट से या आरएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज कर पर क्या बना देता था, डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है वो क्या कर सकता है, कोड करने में सक्षम था, अर्थात आरएनए से डीएनए बनाने में सक्षम था। जस्ट अभी हमने जो पढ़ा सर्कुलर फ्लो वो भी यही मानना के आधार पे था, परंतु ये अभी तक प्रूफ नहीं है कि हम प्रोटीन से आरएनए या डीएनए को कोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाल्टीमोर एंड टैमिन ने, फर्स्ट टैमिन देन इसको समझाया बाल्टीमोर ने, उन्होंने कई वायरसेस के अंदर इस चीज़ को ढूंढा, और लाइक जैसे HIV की भी हम बात कर सकते हैं, या कई बैक्टीरियोफेज ऐसे जिनमें वायरसेस जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, उनके अंदर इस प्रकार के एंजाइम को आइडेंटिफाई किया, और यहाँ उन्होंने उसका नाम दिया, मिटाना ही पड़ेगा, एक दिशीय प्रवाह को मिटा देते हैं। उन्होंने इस एंजाइम को नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और इस प्रोसेस को नाम दिया
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो उन्होंने एक दिशीय जो प्रवाह था उसकी एक तरीके से अपवाद को उन्होंने साबित किया, और उनके अनुसार जो आरएनए है वो टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त होकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना सकता था, डीएनए का एक रज्जु की खंड बना सकता है, जो कि डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। और वह डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो क्या कर सकती है, डीएनए की दोहरी कॉपी, और फिर वहां पे रेप्लिकेशन द्वारा हम डीएनए का क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डीएनए की संख्या को ले सकते हैं। और इसी माध्यम से कोई जो वायरसेज हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ एक रज्जु की आरएनए होता है, वो इस मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए कोड करके और फिर अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और इस महान कार्य के लिए क्योंकि उल्टा जा रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स फ्लो, विपरीत प्रवाह। और इस महान कार्य के लिए जो है टेमिन एंड बाल्टीमोर को क्या नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, लगभग 1975 में नोबेल। में नोबेल प्राइज से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जो सेंट्रल डोगमा था उसका एक अपवाद सामने था, जिसकी वजह से आरएनए से प्रोटीन, जो कि कभी संभव नहीं था, उसको बनाया गया। और इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि जो वन वे फ्लो था बाय क्रिक, उन्होंने अपनी अवधारणा को 50 के बाद पुणे 1970 में रिवाइज किया, और रिवाइज करके उन्होंने कहा कि किसी अपवाद स्वरूप या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो आरएनए से डीएनए जा रहा है, इसको रिवर्स हम कह सकते हैं, डोगमा का रिवर्स कह सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रल डोगमा का पार्ट नहीं है। और सूचनाएं जो हैं वो सदैव एक दिशा की ओर ही प्रेषित होती हैं, जिसमें डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन ही होता है। और यही सिद्धांत जो है वो इस फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसमें अभी भी सर्वमान्य है।